तो सिटी सेंटर की शुरुआत चक्रवाती तूफान अम्फन की खबर से करते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों पर इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के दीघा में चक्रवाती तूफान अम्फन का लैंडफॉल शुरू हो गया है। वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। कोलकाता में 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में भारी नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, कई पेड़ उखड़ गए हैं और रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। हमारे सहयोगी मनीष पश्चिम बंगाल के दीघा में ही मौजूद हैं। वहां से वो बता रहे हैं कि इस तूफान का वहां पर किस तरह से असर पड़ रहा है। देखिए, आज के साइक्लोन का जहां तक इम्पैक्ट का सवाल है, दीघा के इलाके में उतना ज़्यादा क्षति तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो दो जिले हैं, साउथ 24 परगना और उत्तरी 24 परगना, इन दो जिलों में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसके अलावा राजधानी कोलकाता में सबसे ज़्यादा क्षति देखने को मिल रही है, खासकर मोबाइल टावर हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोल हो। इसके अलावा जो बहुत सारे कच्चे घर जो है उनको क्षति पहुंची है, उनमें रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। कई जगहों से शेल्टर होम जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके रखा गया था, वहां भी क्षति की खबरें आ रही हैं। और फिलहाल पूरे बंगाल में जहां जहां आज के आंधी तूफान का इम्पैक्ट रहा है, वहां बिजली सेवा अभी ठप की गई है और केवल जहां पे एसेंशियल बिजली देना अनिवार्य है वहीं पर बिजली दी गई है। और कल सुबह तक जो है स्थिति और स्पष्ट होगी कि आखिर ये किस प्रकार का डैमेज था, कितना डैमेज हुआ और कितने जान माल की क्षति हुई। अब बात हवाई सेवा की करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले सोमवार यानी 25 मई से हवाई सेवा को शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को सूचना भेज दी गई है और 25 मई से चरणबद्ध तरीके से हवाई सेवा को शुरू किया जाएगा, जो 22 मार्च से बंद है। मैं समझता हूं कि अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। तो इस हवाई सेवा की शुरुआत से पहले जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर कैसी तैयारी हो रही है, इसको जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी पूर्वा की रिपोर्ट, जो आपको बता रही हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है और यहाँ पे अभी क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे होने वाली है, उसको लेके अभी भी अथॉरिटीज़ सोच रहे हैं। जितना हमें बताया गया है हमारे सूत्रों के मुताबिक, यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। अंदर की तरफ भी जब फूड एंड बेवरेज का जो काउंटर होगा वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। और जो गेट की तरफ जो बैठते हैं वो देखना होगा कि वहाँ पे कोई कलर कोडिंग होगी, जो कुर्सियों पे बैठते हैं वहाँ पे कोई कलर कोडिंग होगी, कैसे बैठते हैं, क्या करना होगा, उसकी सारी तैयारियाँ मुंबई अथॉरिटीज़, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अभी फ़िलहाल कर रही है। मुंबई गवर्नमेंट उसके लिए क्या करे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब बातें हमें 1-2 दिन में पता चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए तैयारियां की गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका पलायन अब भी जारी है और इस पलायन की वजह से वो इलाके जहां पर कभी काफ़ी चहलकदमी रहा करती थी, अब सुनसान होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है मुंबई का भैयावाड़ी, जहाँ पर हर घर में अब ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई की ऐसी बहुत सारी पतली गलियाँ हैं, बहुत सारे संकुचित इलाके हैं जहाँ पर रहने के लिए बमुश्किल आपको लोग मिलेंगे। आपको हर घर के सामने ऐसी जगह खाली होती जा रही है, लोगों के घरों के सामने आपको ऐसे ताले दिखाई देंगे क्योंकि इलाके पूरे खाली हो चुके हैं। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो दिखाई देंगे। ये भैया जी वाड़ी है, जो कि प्रवासी जो मज़दूर आए थे एक वक्त में,
वो लोग यहाँ पे काम करने के लिए रहते थे और वो उत्तर प्रदेश या बिहार अपने वापस जा चुके हैं। तो ये लोग अपने घरों की तरफ चले गए हैं, गाँव की तरफ। मकान मालिकों ने घर खाली करा दिए या फिर लोगों ने खुद खाली करके चले गए हैं। तो ये एक बड़ी आबादी है जो इस समय जिसका असर आपको मुंबई में दिखाई दे भी रहा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे घरों में लोग दिखाई भी देंगे, लेकिन जो इलाके में बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ के गए हैं, इसमें भी कोई एक शक नहीं है। क्योंकि जो इतने सारे लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए के सामान सप्लाई करते थे, जैसे कि भेलपुरी का स्टॉल, पानीपुरी का स्टॉल या दूसरे जो छोटे छोटे काम करते थे, वो सारे काम अब तकरीबन बंद हो चुके हैं और इस वजह से लोग अब चले गए हैं। आगे की तरफ भी हम चलते हैं कि लोगों के देखिए आपको इन पॉकेट्स में घरों में ताले दिखाई देंगे। जुहू की इन गलियों में अब जो बचे हैं वो अब भी अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक कमरे में 5-6 लोग रहते हैं यहाँ पर। लमसम में 150-200 आदमी यहाँ से निकले। जो रूम देखे आप खाली 2-3 आदमी यहाँ पे बचे, उसमें 5-5, 10-10 आदमी रहते। उनको भूखा मर रहे थे सर, तो क्या करेंगे हम लोग। सब गांव चले गए, 150-200 आदमी अभी कोई है ही नहीं। हम लोग 3-4 आदमी ही यहाँ पे जो बचे। जुहू की इन गलियों में से भीड़ निकलकर ऐसी जगहों पर पहुंच रही है। ये सांता क्रूज के लिए बस का इंतजार करते हुए लोग हैं। जिनका नंबर ट्रेन में नहीं लगा वो अब बस से जाने के लिए तैयार हैं। सर बस के लिए बैठे हैं। बस के लिए? बस से कहाँ लेके जाएंगे बताया क्या? हाँ सर, एमपी बॉर्डर पे। सरकारी बसें 14-15 घंटे में महाराष्ट्र की बॉर्डर तक पहुंचा देती हैं और फिर वहां से मध्य प्रदेश की बस लेकर चल निकलती है जो यूपी की बॉर्डर तक पहुंचाती है। मुंबई और उसके आसपास से हर दिन सैकड़ों बस निकल रही हैं। राज्य इनका खर्चा उठा रहा है। दुआ तो सबको मिलना मांगता है ना, वही तो अपनी ये कमाई हमारी तो वही है। हमको पैसे की जरूरत नहीं, हमको दुआ की जरूरत है। वीरान होते शहर को अभी ठीक ठीक ये भी पता नहीं है कि कितने काम धंधे बंद हुए और कितने होने बाकी हैं। जो शहर कभी रफ्तार का था अब वहां से एक बड़ी आबादी खिसक चुकी है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस के बीच में बस पॉलिटिक्स लगातार जारी है। 3 दिनों में दोनों तरफ से करीब 10 खत लिखे गए हैं और अब प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि योगी सरकार साफ बताए अगर बसों को इस्तेमाल नहीं करना है तो वो वापस भेज देंगी। तीसरे लॉकडाउन के ऐलान के बाद उनके सब्र का पैमाना छलक गया। फिर भूखे और मौत से खौफजदा मजदूर अचानक अपनी चालों से सड़कों पर निकल पड़े और ये कई औद्योगिक शहरों में होने लगा। प्रियंका गांधी ने 16 मई को सीएम योगी को लिखा कि कांग्रेस 1000 बसें चलाने की अनुमति चाहती है। 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर से और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 18 मई को प्रियंका के सचिव को लिखा कि सरकार ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 1000 बसों की सूची और ड्राइवर कंडक्टर के डिटेल भेजें। प्रियंका के सचिव ने 18 मई को अवनीश अवस्थी को लिखा कि 1000 बसों की सूची ईमेल की है, कुछ ड्राइवरों का दोबारा वेरिफिकेशन कर जल्द भेजेंगे। अवनीश अवस्थी ने 18 मई की रात प्रियंका के सचिव को लिखा, सभी बसों को उनके फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सुबह 10 बजे तक लखनऊ ले आएं। प्रियंका के सचिव ने 19 मई को 2 बजे भोर में अवनीश अवस्थी को लिखा, आपकी मेल रात के 11:40 पे मिली। ऐसे में 1000 बस लेकर सुबह 10 बजे कैसे लखनऊ पहुंच सकते हैं? गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पे ही इंतजाम करें। अवनीश अवस्थी ने 19 मई को प्रियंका के सचिव को लिखा कि आप बस लखनऊ नहीं ला सकते तो दोपहर 12 बजे तक बसें और उनके कागज नोएडा और गाजियाबाद के डीएम तक पहुंचाएं। प्रियंका के सचिव ने 19 मई को दोबारा अवनीश अवस्थी को लिखा कि बसें दिल्ली और राजस्थान से आ रही हैं, शाम 5 बजे तक पहुंचाने का वक्त दें। प्रियंका के सचिव ने 19 मई को तीसरी बार अवनीश अवस्थी को लिखा कि हम 3 घंटे से बसें लेकर आगरा बॉर्डर पे खड़े हैं, हमें आने नहीं दे रहे, हमें गाजियाबाद नोएडा तक जाने दें। प्रियंका के सचिव ने 19 मई को चौथी बार अवनीश अवस्थी को लिखा कि हम कल शाम 4 बजे तक बसों के साथ यहाँ रुकेंगे, आपसे सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने 1 मई से 19 मई तक मजदूरों के मसले पे 46 ट्वीट किए। उन्होंने मजदूरों पे 5 मई को 1 ट्वीट, 1, 2, 8 मई को 2 ट्वीट, 4, 6, 13 और 15 मई को 3 ट्वीट, 7, 17, 18 और 19 मई को 4 ट्वीट, 14 मई को 5 ट्वीट,
और 16 मई को 6 ट्वीट किए। 18 मई को प्रियंका ने एक वीडियो मैसेज भी भेजा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। 19 मई को आगरा बॉर्डर पे कांग्रेस की बसें रोकी गईं। इस पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार कर लिए गए। उनके ऊपर मास्क न लगाने का भी मुकदमा हुआ। सरकार का दावा है कि कांग्रेस की बसों की सूची में 460 बसें फर्जी हैं, 297 कबाड़ हैं, 98 कार, एम्बुलेंस और 3 व्हीलर हैं और 68 के कागज नहीं हैं। सरकार कहती है कि कांग्रेस का मकसद मदद नहीं, सिर्फ राजनीति करना है। ये लोग क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों के उपचार में लगे, अपने यात्रियों की, प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुरक्षित यात्रा में लगे, उनकी स्क्रीनिंग में लगे, उनकी स्केलिंग में लगे कि इनको भविष्य में रोजगार मिल सके, उनको क्वारंटीन कराने में लगे, या इस प्रकार की एक तरह की चोचलेबाजी। बसों को लेकर के दो बड़े लोगों की सियासत में उन्हें चाहे जो सियासी फायदा हुआ हो, लेकिन घाटे में आखिरकार मजदूर रहा है जो अभी भी सड़कों पे पैदल चल रहा है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए एक बेटी कैसे बनी श्रवण कुमार। कोरोना की वजह से प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे पैदल, साइकिल से जैसे भी मुमकिन हो सफ़र कर रहे हैं। ये सफ़र काफ़ी मुश्किल है और इसी सफ़र से जुड़ी हुई एक कहानी ज्योति कुमारी की है, जो अपने पिता को गुड़गांव से साइकिल के पीछे बिठाकर बिहार के दरभंगा तक लेकर गई। ये है ज्योति जो लॉकडाउन में अपने पिता को साइकिल पर पीछे बिठाकर 1300 किलोमीटर दरभंगा पहुंच गई। रास्ता परेशानियों भरा रहा, लेकिन ज्योति के हौसले ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम गुड़गांव से आए हैं, पापा को लेके आए। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पापा को लेके आए यहाँ पे, और रास्ता में साइकिल से आए हैं और रास्ता में कुछ का दिक्कत हो गया है। खाना खर्ची नहीं था मेरे पास, गाड़ी भाड़ा नहीं था और रूम से निकाल रहा था। लॉकडाउन से पहले ज्योति के पिता ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब काम ठप हो गया और सिर्फ घर जाने का ही रास्ता बचा। बेटी ने पुरानी साइकिल खरीदी और पिता को लेकर अपने गांव चल पड़ी। लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे से था नहीं। फिर भी मेरे बच्चे ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। ज्योति के हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है और कई सरकारी अफसर ज्योति की पढ़ाई से लेकर हर संभव मदद करने का वादा कर रहे हैं। साइकिल पर अपने पिता को बैठाकर ले जाने वाली ज्योति की बहादुरी की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो इसी के साथ आज के सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।